नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आइए से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो रसिया यूक्रेन वॉर था वो एक बार फिर से स्टार्ट होकर के एक अपने नए मोड़ पर आ गया है। इस वॉर में अब आकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि पुतिन ने परमाणु हमला करने की भी इसमें कह दिया कि वो अगर अमेरिका इसमें दखल देता है, अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार देता है तो रसिया जो है इसके ऊपर परमाणु हमला कर देगा। और परमाणु हमला मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह से इतना भयानक हमला होगा कि पूरा का पूरा यूक्रेन एक बार में समाप्त हो सकता है। और अभी बाइडेन ने इसमें दखलंदाजी की है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को परमिशन दे दी है अटैक करने की और कुछ मिसाइलें भी दे दी हैं। इसकी वजह से इन दोनों के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा तेज हो गई है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं खबर की। तो बाइडेन के कदम से भड़के पुतिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कहा अगर ऐसा हुआ तो करेंगे परमाणु हमला। अब बात करते हैं ये न्यूज चर्चा में क्यों है। तो रूस और अमेरिका के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही बाइडेन ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिका की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल को पर मंजूरी दे दी है। अगर यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो वह रूस के बड़े बड़े जो शहर हैं उनको निशाना बनाएगा। यानी अमेरिका और रूस के बीच ये तनाव है अब और ज़्यादा अपने चरम पर पहुंच रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही बाइडेन ने यूक्रेन को ये परमिशन दे दी है कि अगर वो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका की हैं उनको अगर वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकता है। और अगर इनका इस्तेमाल यूक्रेन करता है तो ये इन मिसाइलों के जरिए यूक्रेन रूस के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको निशाना बना सकता है और उसे टारगेट बना करके उन्हें ध्वस्त कर सकता है। अब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में मंजूरी दी गई है, उसे समझ लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताज़ा कदम से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद खफा हैं। उन्होंने मंगलवार को एक नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर किसी संपन्न देश की मिसाइल से रूस पर हमला किया जाता है तो पुतिन परमाणु हमले के इस्तेमाल पर विचार कर सकते हैं। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मंजूरी के जवाब में अपने परमाणु सिद्धांत में बदलाव किया है। परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक रूस पर पारंपरिक मिसाइलों, ड्रोन व अन्य विमानों से किया गया हमला भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने के मानदंडों के दायरे में आएगा। यानी अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग करेगा तो वो कर सकता है। और इसी के जवाब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने परमाणु जो सिद्धांत हैं उसमें बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी संपन्न देश की मिसाइल से रूस पर हमला किया जाता है तो रूस जो है परमाणु हमले पर विचार कर सकता है। यानी रूस उस देश के खिलाफ परमाणु हमला कर सकता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी संपन्न देश के ड्रोन और अन्य विमानों के द्वारा अगर रूस पर हमला किया जाता है तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। और ये रूस के परमाणु जो सिद्धांत है उसके दायरे में आता है। नाटो के देशों को भी इसमें संदेश दिया गया है। डॉक्ट्रिन में यह भी कहा गया है कि अगर किसी गठबंधन का कोई भी देश रूस पर हमला करता है तो यह पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। और माना जा रहा है कि रूस ने यह प्रावधान नाटो के जवाब में तैयार किया है। यूक्रेन युद्ध ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच बड़े टकराव को जन्म दिया है। ब्रिटेन ने मंगलवार को 10 रूसी अधिकारियों और अन्य युवा संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। ब्रिटेन ने यह कदम यूक्रेनी बच्चों को युद्ध का प्रशिक्षण देने पर उठाया है। ब्रिटेन के सचिव डेविड लेमी ने कहा है कि किसी बच्चे को युद्ध के मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये तो बदलाव किया है, वो खास तौर पर नाटो के संदर्भ में किया है। क्योंकि अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो ये नाटो ये मान लेता है कि उसके जितने भी देश हैं वो हमला उन सभी देशों पर होता है। और हमला करने वाले देश पर नाटो के सदस्य सभी मिलकर के उस देश पर हमला करते हैं। यूक्रेन युद्ध ने 1962 के बाद
क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के बीच इस टकराव को एक बार फिर से जन्म दे दिया है, जो अब अपने चरम पर है और एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। मगर राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेनी बच्चों को निशाना बनाना दिखाता है कि वे यूक्रेन और उसके लोगों को नक्शे से मिटाने और अपने मिशन में किस हद तक जा सकते हैं। यूक्रेन के युद्ध के बाद ही पश्चिमी देशों ने रूस के कॉरपोरेट संस्था से लेकर के प्रमुख नेताओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए। ब्रिटेन ने कहा है कि 19,500 से अधिक यूक्रेनी बच्चों को रूसी अधिकारियों ने जबरन रूस और यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित या निर्वासित किया है। बयान में यह भी कहा गया है कि प्रतिबंधों का लक्ष्य ऑल रशियन यंग आर्मी मिलिट्री पैट्रियटिक सोशल मूवमेंट है और यह रूस का एक अर्धसैनिक तंत्र है। यह संगठन पुतिन के यूक्रेन की युवा पीढ़ी को जबरन निर्वासित करने और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करने के प्रयासों का केंद्र है। यानी ये जो संगठन है ऑल रशियन यंग आर्मी मिलिट्री पैट्रियटिक सोशल मूवमेंट, ब्रिटेन का कहना है कि ये जो आर्मी है, यह आर्मी जो यूक्रेन की युवा पीढ़ी है उसे जबरन निर्वासित करना और अपने तरह से उन बच्चों को अपने विचारों में ढालने का जो प्रयासों का एक केंद्र है, उस तरह से ये आर्मी जो है काम कर रही है। अब रूस के इस तरह के बयान के बाद नाटो ने भी सभी देशों को सतर्क कर दिया है। उसने कहा है कि सभी देश तैयार हो जाइए और पूरी तरह से तैयार रहिए कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम रूस को जवाब देंगे। नाटो ने यह भी कहा कि बिजली कटौती हो सकती है या पावर बैकअप कैसे रखें बिजली की कटौती की स्थिति में। तो नाटो के सदस्य देश फिनलैंड भी रूस के साथ 1340 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा को साझा करता है। यहाँ की सरकार ने जंग के हालात में नागरिकों की मदद के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की है। फिनलैंड सरकार की ओर से ऑनलाइन मैसेज भी जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर देश पर हमला होता है तो सरकार क्या क्या करेगी। फिनलैंड ने अपने लोगों को युद्ध के चलते बिजली कटौती से निपटने के लिए बैकअप पावर सप्लाई व्यवस्था रखने के लिए कहा है और लोगों से कम ऊर्जा में पकने वाले या फिर बिना पकाए खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ का भी स्टॉक रखने के लिए कहा है। यानी अभी हाल ही में फिनलैंड ने भी जो रूस के साथ 1340 किलोमीटर की 80 अधिक की सीमा साझा करता है, उसने अपने देश के नागरिकों से कहा है कि वो अगर बिजली कटौती की स्थिति में पावर सप्लाई के लिए अपना बैकअप तैयार रखें और लोगों से ऐसा कहा है कि कम ऊर्जा में पकने वाले भोजन या फिर बिना पकाए खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का स्टॉक बनाए रखें। दोस्तों, ये फिनलैंड है, वो 2023 में नाटो में शामिल हुआ था। अब इन द केस ऑफ क्राइसिस वॉर क्या करें या क्या नहीं करें, नाटो ने कहा है कि नाटो के सबसे नए सदस्य देश स्वीडन की सीमा रूस से सटी नहीं है। इसके बावजूद स्वीडन ने नागरिकों के लिए युद्ध की स्थिति बनने पर इन द केस ऑफ क्राइसिस वॉर नाम से गाइडलाइन से जुड़ी एक बुकलेट जारी की है। इसमें कहा गया है कि जंग के दौरान आपातकालीन स्थिति निपटने के लिए 72 घंटों का भोजन, पानी का और दवाएं स्टोर करके रखें। इतना ही नहीं, गाइडलाइन में लोगों को आलू, गोभी, गाजर और अंडे का भरपूर मात्रा में स्टॉक करने का भी सुझाव दिया गया है। यानी स्वीडन जो कि नाटो का एक नया सदस्य देश है, ये देश रूस के साथ सीमा भी साझा नहीं करता, लेकिन इसने इन द केस ऑफ क्राइसिस वॉर के नाम से गाइडलाइन के साथ एक बुकलेट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कम से कम 72 घंटों तक के लिए अपने आप को जीवित रखने के लिए और अपने खाने पीने के लिए दवाएं और भोजन का स्टोर करके रखें। और गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि लोग अपने लिए आलू, गोभी, गाजर और अंडे का भरपूर स्टॉक रखें ताकि उन्हें वॉर के टाइम पे किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बाइडेन ने ये जो फैसला लिया है उस फैसले से नाटो और ईयू के जो देश हैं वो नाराज है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन को 300 किलोमीटर रेंज की ATACMS यानी अटैक डैम्स मिसाइलों से रूस पर अटैक करने की अनुमति देने के फैसले से स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम चाहता है कि किसी भी हालत में यूक्रेन में जंग जारी रहे और इससे उनको फायदा होगा। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्तो ने कहा है कि युद्धोन्माद फैलाने के लिए बाइडेन जनमत की अनदेखी करते आ रहे हैं। बता दें कि स्लोवाकिया और हंगरी
दोनों नाटो के सदस्य देश हैं और EU में भी शामिल है। यानी अभी हाल में ये जो बाइडेन ने फैसला लिया है, उस फैसले से नाटो और EU के देश काफ़ी हद में नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को 300 किलोमीटर रेंज वाली ATACMS अटैक डेम्स मिसाइलों से रूस पर अटैक करने की अनुमति देने के फैसले पर जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम, यानी उन्होंने सीधा सा कहा है कि अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच जो है जंग जारी रहे और उससे उनको फ़ायदा होता है। यानी अगर जंग लगातार चलती रहेगी तो अमेरिका को तो इस बात से फ़ायदा है कि अमेरिका अपनी मिसाइलों को यूक्रेन में सप्लाई करता रहेगा और यूक्रेन को अपने हथियार बेचता रहेगा। जब भी लड़ाई होती है तो अमेरिका हमेशा से अपने हथियार ही बेचता आया है और खुद को जो है जंग से बचाते आया है। और हंगरी के विदेश मंत्री हैं पीटर सिजार, तो उन्होंने भी कहा है कि युद्धोन्माद फैलाने के लिए बाइडेन जनमत की अनदेखी करते आ रहे हैं। और ये जो दोनों देश हैं वो नाटो के भी सदस्य देश हैं और EU के भी सदस्य देश हैं। बाल्टिक सागर में इंटरनेट केबल कटी और हो सकता है हाइब्रिड युद्ध। यानी बाल्टिक सागर है, उसमें इंटरनेट की केबल कट गई है और हाइब्रिड युद्ध हो सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का तनाव समुद्र तक पहुंच गया है और जर्मनी और फिनलैंड की ओर से बाल्टिक सागर में 2 संचार केबलों को काटने का आरोप लगाया गया है। दोनों देशों ने कहा है कि बाल्टिक सागर में संचार केबल काटने की घटनाएं 17 और 18 नवंबर की हैं, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। बाल्टिक सागर एक अहम शिपिंग रूट है। इसके चारों ओर 9 देश जो है स्थित हैं और इस घटना से हो सकता है कि हाइब्रिड युद्ध का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। यानी अभी हाल ही में जर्मनी और फिनलैंड ने कहा है कि बाल्टिक सागर में उनकी संचार की जो केबल है, इंटरनेट केबल है, उसे काट दिया गया है। दोनों देशों ने आरोप लगाया है कि संचार केबल कटने की जो घटनाएं हैं वो 17 और 18 नवंबर की हैं और बाल्टिक सागर है वो एक शिपिंग रूट है। इस रूट के जरिए जो जहाज़ हैं वो गुजरते हैं। अब इसके जो चारों तरफ है वो 9 देश स्थित हैं। अब इससे हो सकता है कि इस युद्ध में और देश भी जो है कूद जाएं। अब बात करते हैं दोस्तों नाटो की। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की स्वतंत्रता व सुरक्षा की रक्षा करना है। सदस्य राष्ट्रों के बीच सैन्य व राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान में नाटो में 31 सदस्य देश हैं। ये देश उत्तरी अमेरिका और यूरोप के हैं। यानी नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की उनकी रक्षा करना है और सदस्य देशों के बीच राजनीतिक सहयोग है उसे बढ़ाना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और इसमें वर्तमान में 31 देश शामिल हैं और इसमें जितने भी देश हैं वो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के हैं। दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने समझने की कोशिश की अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसे यूक्रेन को यूज़ करने की परमिशन दे दी है। इसको लेकर के नाटो और जो EU है उसके भी कई सारे देश नाराज हैं बाइडेन के इस फैसले से। उन्होंने कहा है कि बाइडेन चाहते हैं कि किसी भी तरह से पश्चिम में ये युद्ध है वो लगातार जारी रहे और इस युद्ध से अमेरिका को काफ़ी फ़ायदा होता है। वो अपने हथियार जो बेचने का उसे मौका मिल जाता है और इसको लेकर के रूस ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने भी कहा है कि हमारे परमाणु सिद्धांत में उन्होंने बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी संपन्न देश की बैलिस्टिक मिसाइल से रूस पर हमला होता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो परमाणु जो हमले की संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम परमाणु हमले पर विचार कर सकते हैं। यानी रूस ने कहा है कि अगर किसी संपन्न देश की बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन या किसी संपन्न हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन से रूस के ऊपर हमला किया जाता है तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। उन्होंने ऐसा कहा है और पुतिन के इस फैसले के बाद नाटो के भी देशों ने अपनी तैयारी कर ली है। उन्होंने भी कहा है कि अगर इन द वॉर ऑफ क्राइसिस अगर इस तरह की लड़ाई होती है तो लड़ाई के दौरान अपने देश में किस तरह से लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी है और लोगों को वॉर से कैसे बचाया जा सकता है उसकी जो नाटो तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशन, अदर वीडियो PDF और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसिडर आइए इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।